जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज जो हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 12th जो चैप्टर 2 है, आज हम उसके ऑब्जेक्टिव को जो है क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये जो है ऑब्जेक्टिव वन लाइनर में होगा और जो भी क्वेश्चन होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जितने भी प्रश्न हैं वो सभी महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे और देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इस क्लास का एक ही उद्देश्य है कि जो भी क्वेश्चन आपके चैप्टर का है उसको क्लास में ही जो है क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। और जो आपको इम्पोर्टेंट लगेगा उसको लिख लेना है, ठीक है। इस क्लास को रिवीजन के तौर पर जो है लाया गया है और जिसका मुख्य उद्देश्य है आपको क्वेश्चन याद करवा देना, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करे और अच्छा से नंबर उठाए, ठीक है। तो चलिए, चैप्टर 2 है, चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, तो उसको जाके देखिए और रिवीजन करिए, ठीक है। इस क्लास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो डिस्कशन करना है और रिवीजन करना है, ठीक है। और इसके बाद जो है इसका थ्योरी भी लाएंगे, ठीक है। थ्योरी जो क्या होगा कि एकदम आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। देखिए, थ्योरी इसके बाद आएगा, ठीक है, इसको देखिएगा और पूरा समझ में आएगा चैप्टर 2, ठीक है। और हिस्ट्री के बाद पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सबको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें जो है टॉप वीवीआई क्वेश्चन है जो 2027 के लिए खतरनाक साबित होने वाला है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा वो परीक्षा का जो है पूछा गया क्वेश्चन होगा और वो भी क्वेश्चन होंगे जो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यानी मेन तौर पर समझिए तो इसमें जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बैंक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो रिवीजन करना है और इसको जो याद करना है, ठीक है। फास्ट रिवीजन करिए, इसको एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार देखिए, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाएगा। चलिए, ये चैप्टर 2 है जिसमें जो है राजा महाराजा के बारे में पढ़ना पड़ता है और इसमें पहले आता है मौर्य वंश। देखिए, यहाँ पे बात आया है मौर्य वंश क्या है। देखिए, मौर्य वंश क्या होता है कि जब भारत को आप पढ़िएगा, जब चैप्टर 2 का इसका लाएंगे हम, इसका पूरा थ्योरी, तो याद रखिएगा कि एक क्षेत्र में क्या होता है, एक क्षेत्र में यानी इस क्षेत्र में एक साम्राज्य चला करता था यहाँ पे, ठीक है। मेन तौर पर यहाँ पे था मगध साम्राज्य। कौन साम्राज्य था? मगध साम्राज्य था। और इस साम्राज्य पर जो है कई राजाओं ने शासन किया था और उसके कई वंश थे, ठीक है। परंतु इसी में से एक वंश था जिसका नाम था मौर्य वंश। किसका शासन था? मौर्य वंश। तो याद रखिएगा, जो मौर्य वंश है इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यहाँ पे बात आता है कि जो मौर्य वंश है इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे किया था। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे थोड़ा पीछे चलते इतिहास में, ठीक है। देखिए, ये क्षेत्र है पश्चिमी वाला भाग, ठीक है, जहाँ पे जो है पाकिस्तान एक देश है अभी, ठीक है, अफगानिस्तान है। तो क्या होता है कि 326 ईसा पूर्व, कब? 326 ईसा पूर्व एक राजा था, यानी समझिए कि मतलब सिकंदर था, ठीक है। एक राजा था जिसका नाम क्या था? सिकंदर था। और सिकंदर क्या करता है कि वह विश्व विजेता की चाह में निकलता है। क्या बन निकलता है? विश्व विजेता की चाह में निकलता है और वह लगभग क्षेत्र को जीत चुका था। और उसका आगमन जो है 326 ईसा पूर्व भारत की ओर होता है, ठीक है। और भारत में जब आगमन करता है तो इस क्षेत्र में रुका हुआ था और इसको आगमन करना था इस क्षेत्र में, ठीक है। परंतु उस टाइम पे क्या होता था कि इस क्षेत्र में, भारत के इस क्षेत्र में राजा महाराजा का शासन था और उसी राजा महाराजा में से सबसे जो शक्तिशाली वंश था, ये महाजनपद था, वो था मगध महाजनपद। कौन था? मगध महाजनपद था, ठीक है। और मगध महाजनपद पर जो है उस टाइम पे एक वंश का शासन था जिसका नाम था नंद वंश। क्या नाम था? नंद वंश। और नंद वंश का जो है एक राजा था जिसका नाम था धनानंद। क्या नाम था? धनानंद था। क्या नाम था? याद रखिएगा नाम, धनानंद। और धनानंद क्या था कि एक योग, मतलब समझिए कि एक निरंकुश था, मतलब मनमानी करता था। इसको खाली धन से मतलब था, नामे में क्या है? धनानंद। तो इसको धन से मतलब था, धन से खूब आनंद लेता था, भोग विलास में ज़िंदगी बिताता था, ठीक है। और इसको उतना मतलब नहीं रहता था। परंतु याद रखिएगा, इसके पास बहुत अच्छा खासा सैनिक था और सबसे मजबूत था, ठीक है। इसको उतना टेंशन नहीं रहता था। परंतु क्या हुआ कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आगमन हो जाता है। किसका आगमन हो जाता है? तो सिकंदर का आगमन हो जाता है भारत की तरफ, ठीक है। और कई क्षेत्र को तो वो जीत भी चुका था, इस वाले क्षेत्र को। परंतु यहाँ पे क्या होता है कि एक विद्यालय था जिसका नाम था तक्षशिला। क्या नाम था? तक्षशिला था। और तक्षशिला का जो है एक टीचर थे, यानी शिक्षक थे, जिनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य था। क्या नाम था? चाणक्य था। याद रखेंगे, चाणक्य। और चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य को क्या पता चलता है कि एक विदेशी आक्रमण जो है भारत पर होने वाला है। और उस टाइम पे जो है चाणक्य को यह लगा कि अगर हम इसकी खबर धनानंद को देंगे तो धनानंद क्या करेगा कि इस क्षेत्र को बचाने का काम करेगा। और चाणक्य का यह भी सोच था कि अगर
सिकंदर आक्रमण करता है तो बहुत ही खतरनाक था। मतलब वो जब युद्ध करता था तो ये भी नहीं पता चलता था कि किसको मार रहा है, ठीक है। औरत हो, पुरुष हो, बच्चे हो, सबको मारते चल रहा था, ठीक है। और उस क्षेत्र पर जब कब्जा करता था तो वहाँ पे अधिक शोषण करता था और उस क्षेत्र को समझिए कि लूट पाट के बर्बाद कर दिया जाता था। और यह बात पता था किसको? चाणक्य को। अब चाणक्य क्या करता है कि यह जाता है धनानंद के पास, ठीक है। और धनानंद के पास जाता है कहने कि भाई देखिए, भारत के इस साइड में ना सिकंदर का आक्रमण हो रहा है, तो इसको आप क्या करिए कि बचाने का प्रयास करिए, नहीं तो अगर भारत में एंट्री कर दिया तो भारत को बर्बाद कर देगा, ठीक है। यह बात लेके गए कौन? चाणक्य। जब चाणक्य गए धनानंद के पास तो उस टाइम पे क्या हुआ कि धनानंद अपना भोग विलास में डांस उन्स देख रहा था मस्ती में एकदम। परंतु क्या हुआ कि धनानंद जब बात सुना चाणक्य का तो इसको अच्छा नहीं लगा। धनानंद कहा कि एक मतलब समझिए कि एक पंडित होके तुम हमको सलाह देगा, हमको तो अमात्य ही है, हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे पास सेनापति है, वो सलाह देगा कि तुम सलाह देगा। और इसी बात को लेकर क्या होता है कि चाणक्य को चोटी पकड़कर धनानंद क्या करता है कि अपना राजमहल से बाहर निकाल देता है, बाहर की तरफ फेंक देता है। कौन फेंकता है? धनानंद। अब जैसे ही फेंकता है तो चाणक्य को भाई साहब आ जाता है गुस्सा। क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। अब चाणक्य क्या कहते हैं कि कसम खाते हैं, कहता है कि ये धनानंद, जब तक तुमको हम तुम्हारे पद से हटा नहीं देते हैं तब तक अपना चोटी नहीं बांधेंगे। यानी चाणक्य सीधा तौर पर जो है धनानंद को चुनौती दे रहे थे कि अब हम आने वाले समय में तुझको जो है तुम्हारे गद्दी यानी मगध के गद्दी पर से तुमको उठा के फेंकवा देंगे, यानी फेंक देंगे हम, ठीक है। और इस बात को जो है प्रण मतलब समझिए कि कसम खा लिए थे कौन? चाणक्य। और चाणक्य के दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे भी करके धनानंद को मगध के गद्दी से हटा देना है। अब यहाँ से क्या होता है कि चाणक्य एकदम टेंशन में निकल रहे थे, बाहर निकल रहे थे। और धनानंद को डर था कि कहीं ना कहीं आगे चलकर यह चाणक्य हमारे लिए समस्या खड़ा कर सकता है। इसलिए धनानंद क्या करता है कि इसको मतलब चाणक्य को मारने के लिए सेना भी भेजता है। परंतु चाणक्य क्या करते हैं कि तक्षशिला जाते हैं और जाने के दौरान जो है मतलब एक योग्य व्यक्ति को खोज रहे थे। किस व्यक्ति को? योग्य व्यक्ति को। और योग्य व्यक्ति वह व्यक्ति जो पूरे भारत को एक साथ बांध कर रखे, क्या कर सके? बांध के रखे। और वह व्यक्ति एक मतलब छोटा सा लड़का मिलता है जिसका नाम था चंद्रगुप्त। क्या नाम था? चंद्रगुप्त। और यही चंद्रगुप्त को क्या करते हैं कि इसको जो है चंद्रगुप्त को ले जाते हैं और इसको शिक्षा दिलवाते हैं तक्षशिला में शिक्षा दिलवाते हैं। और इसको कई जो है मतलब शिक्षा दिया जाता है राजनीति के बारे में, आर्थिक बारे में, अर्थशास्त्र के बारे में, मतलब कई सारे जो है शिक्षा दिया जाता है, ठीक है। राजा महाराजा कैसे शासन करता है। और आगे चलकर क्या करता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य थोड़ा बड़ा हो जाता है तो धनानंद पर आक्रमण कर देता है और नंद वंश का अंत कर देता है, ठीक है। देखिए जो हम बताएं अभी वो हाईलाइट है, समझे? जैसे मैच में होता है ना हाईलाइट, तो ये हाईलाइट है। अब इसके पीछे कैसे चाणक्य को मिला मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त कैसे मिला चाणक्य को, कैसे जो इसको ले गया, किस चीज़ की शिक्षा दिए, तो इसकी चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा और यह ऑब्जेक्टिव का क्लास है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि दिक्कत है, समझे। तो अगला जो वीडियो आएगा इसके पूरा थ्योरी होगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बीच में पूरे संबंध को जो है हम बताएंगे। और कैसे जो है मतलब खेल में जो है चंद्रगुप्त को उठा के ले जाया जाता है, कैसे जो है चंद्रगुप्त मौर्य को बेच दिया गया था उसके माँ के द्वारा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, इसका जन्म कब हुआ था, मतलब इस चीज़ की पूरा चर्चा करेंगे कहाँ? अगले वीडियो में जब थ्योरी वाला आएगा, ठीक है। तो इसमें यही समझना है कि चाणक्य क्या करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को ले जाते हैं, शिक्षित मतलब करते हैं, और उसके बाद वही जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो आक्रमण कर देते हैं नंद वंश पर, और नंद वंश का अंत हो जाता है। धनानंद को जो है मार दिया जाता है, धनानंद को मार दिया जाता है। और धनानंद के बाद मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नई वंश की स्थापना किया था मगध पर, जिसका नाम था नंद वंश। क्या नाम था? नंद वंश था, याद रखेंगे। नहीं, नंद वंश नहीं, मौर्य वंश। क्या नाम था? मौर्य वंश था, याद रखेंगे। और मौर्य वंश की स्थापना किसने कर दिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। किसको हरा कर किया? धनानंद को हरा कर किया। और किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से, याद रखेंगे, ठीक है। और यही में आगे हम लोग जब वीडियो लाएंगे इसमें पूरा डिस्कस करेंगे इसके इतिहास के बारे में, ठीक है। कैसे शासन किया, नहीं किया। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार आया, बिंदुसार के बेटा अशोक आया, कैसे अशोक ने जो है अपने 99 भाई को मारकर राजगद्दी को प्राप्त किया। ये सब चीज़ की चर्चा जो है अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। और बताइएगा कैसा लग रहा है, ठीक है। रिवीजन करना है, थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था?
चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसकी सहायता से? तो याद रखेंगे चाणक्य की सहायता से। चाणक्य का जो अन्य नाम क्या है? तो याद रखेंगे विष्णुगुप्त है। क्या नाम है? विष्णुगुप्त। चाणक्य ने एक पुस्तक की रचना किया था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। क्या नाम था? अर्थशास्त्र। चाणक्य ने जिस किताब की रचना किया था उसका नाम क्या था? अर्थशास्त्र था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश का जो प्रथम शासक था कौन था? चंद्रगुप्त था। कौन था? चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक जो है किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। अशोक जो है किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आता है शासन करने के लिए? तो आता है बिंदुसार। कौन आता है? बिंदुसार आता है। बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार आता है। और इसके बाद जो है इसी का बेटा आता है अशोक। कौन आता है? अशोक। और अशोक जो है शासन करता है और इसने जो है एक युद्ध किया था बहुत बड़ा जिसका नाम है कलिंग का युद्ध। ठीक है, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे थोड़ा रिवीजन करते फास्ट में, देखिए, ठीक है, सुनने का प्रयास ज़्यादा करिएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि अशोक जो है किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य का ही कौन था? तो पोता था। अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पोता था। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? तो चाणक्य ने किया था। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। याद रखेंगे, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। यह कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखिएगा तक्षशिला के जो है गुरु थे। याद रखेंगे, तक्षशिला के क्या थे? गुरु थे। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय से किया जाता है? नेपोलियन से। क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन ने किया था। किसने किया था? हरिसेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटली नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर किया गया था? याद रखिए, गंगा और सोन नदी के संगम पर किया गया था, उदयन के द्वारा। किसके द्वारा? उदयन के द्वारा। देखिए, पाटलिपुत्र को जो है कुशी नगर के नाम से नहीं, कुशी नगर नहीं, कुसुमपुर के नाम से भी जाना जाता है, पटना के नाम से भी जाना जाता है। तो जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र, उसको पटना के नाम से जो है जाना जाता है। याद रखेंगे, पटना जो है कब किया गया था? तो 1541 में किया गया था। कब किया गया था? 1541 में किया गया था, शेर शाह सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? याद रखेंगे, शेर शाह सूरी के द्वारा जो है किया गया था। सूरी वंश की स्थापना किसने किया था? शेर शाह सूरी ने किया था। ठीक है। गंगा और सोन नदी के संगम पर जो है पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। किसने किया था? उदयन ने किया था। गुप्त वंश का शासक था। ठीक है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल को जो किस काल के नाम से भी जाना जाता है? स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, श्रीगुप्त ने किया था। किसने किया था? श्रीगुप्त ने किया था। नेक्स्ट है कि अश्वमेध यज्ञ का जो है यज्ञ का आयोजन क्यों किया जाता था? तो शाही संप्रभुता के लिए किया जाता था। याद रखिएगा, अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि अश्व मतलब होता है घोड़ा। ठीक है। और एक जो है घोड़ा छोड़ा जाता था और घोड़ा जिस क्षेत्र में जाया, मतलब जिस क्षेत्र में होकर गुजर गया, ठीक है, यज्ञ के द्वारा यज्ञ किया जाता था और इसमें घोड़ा को छोड़ा जाता था। ठीक है। और घोड़ा क्या करता था कि जाता था, और मान लीजिए कि ये क्या किया कि इस पूरे क्षेत्र को घूम लिया, ये पूरे क्षेत्र को घूम लिया और यहाँ जाके रुक गया। तो अब क्या करेगा कि जहाँ से घोड़ा गया है उस क्षेत्र जो है वह क्षेत्र उस राजा का माना जाएगा जिसने यज्ञ करवाया है। क्या करवाया है? यज्ञ करवाया है। और अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ का राजा एक्स था और यहाँ का वाई था और एक राजा जो था वो आर था, इसने क्या किया? यज्ञ किया। और यज्ञ के द्वारा जब घोड़ा छोड़ा गया तो घोड़ा क्या किया? इस पूरे क्षेत्र को घूम लिया। अब क्या करेगा कि एक्स वाला जो क्षेत्र होगा वो राजा मांग करेगा आर, क्या कि हमारा यहाँ से घोड़ा गया है, तुम इस क्षेत्र को हमको दे दो। ठीक है, दे दो। और नहीं तो अगर इस क्षेत्र को नहीं देगा तो तुम हमसे युद्ध करो। क्या करो? युद्ध करो। क्या करेगा? युद्ध करेगा। यही होता है अश्वमेध यज्ञ, यानी जिस क्षेत्र से जो है घोड़ा घूम के चला जाता है वह क्षेत्र उस राजा का माना जाता है जिसने यह यज्ञ किया है। ठीक है। यह बहुत ही खतरनाक होता था। ठीक है। इसमें युद्ध मतलब बिना मतलब के युद्ध हो जाता था। ठीक है। अब घोड़ा है, किधरों घूम के चला जाएगा, तो जो भी क्षेत्र से घूम के गया वह क्षेत्र राजा का माना जाता था। और अगर राजा उस क्षेत्र को नहीं देता है तो उस क्षेत्र के राजा से युद्ध होगा। ठीक है, युद्ध होगा, जो जीता उसका हो जाएगा। तो यही होता है अश्वमेध यज्ञ, यानी घोड़ा को छोड़ा जाता था। ठीक है। अभी भी यज्ञ देखते होंगे, यज्ञ भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किसने किया था? तो कल्हण ने किया था। किसने किया था? कल्हण ने किया था। याद रखेंगे, इसमें जो है कश्मीर के राजा का इतिहास है।
राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किसने किया था? कलहन ने किया था। इसमें कश्मीर के इतिहास की चर्चा है। बात करें हम कश्मीर का तो याद रखिएगा कि 370 के तहत भारत में इसको जो है शामिल किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलिंग की लड़ाई जो है कब हुई थी? तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और कलिंग की लड़ाई सबसे खतरनाक लड़ाई मानी जाती है, ठीक है। इसमें इतना खून खराबा हुआ था कि अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक जो है किस वंश से संबंधित था? तो लिखिए मौर्य वंश से। किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है कि मुद्रा राक्षस की रचना किसने किया था? विशाख दत्त ने किया था। किसने किया था? विशाख दत्त ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध और जैन ग्रंथ में महाजनपदों की संख्या कितनी है? तो 16 महाजनपद। और 16 महाजनपद में से जो है सबसे खतरनाक यानी सबसे मजबूत और सबसे जो है शक्तिशाली था वो था मगध। और मगध पर जो है शासन करता था कौन? नंद वंश और धनानंद, ये सभी जो है शासन किया है। और उसके बाद आया था मौर्य वंश। कौन आया था? मौर्य वंश आया था, याद रखेंगे, मौर्य वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, ठीक है। धम्म महामंत्र का जो है कार्य क्या था? तो धम्म का प्रचार करना, ठीक है, यानी वही धर्म का प्रचार करना। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की जो है प्रशंसा किया है? समुद्रगुप्त की। हरिसेन जो है, याद रखिएगा, हरिसेन ने जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जो है किसका प्रशंसा यानी जो है बड़ाई किया है? याद रखिएगा, समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित है? सातवाहन। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, सिमुक ने किया था। किसने किया था? सिमुक ने किया था, ठीक है। सीसा का सिक्का किसने चलाया था? सातवाहनों ने चलाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। 16 महाजनपद में से ही एक महाजनपद है अवंती, ठीक है। और मगध की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा, राजगृह। कहाँ थी? राजगृह थी। और राजगृह नहीं तो गिरिव्रज भी कहा जाता है, राजगृह, ठीक है, राजगृह था। आगे चलकर पाटलिपुत्र हो जाता है। नेक्स्ट है सुदर्शन झील का जो है पुनः उद्धार करने वाला शक राजा रुद्रदामन का काल है 2री शताब्दी, ठीक है। 2री शताब्दी में जो है रुद्रदामन का जो है कार्यकाल था, ठीक है, याद रखेंगे। सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे? देवपुत्र। देव यानी भगवान के पुत्र कहते थे, ठीक है। जीतल जो है किस धातु का बना होता था? तांबा का, याद रखेंगे, तांबा का। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है किससे परिचित थे? तो कांसा का प्रयोग करते थे, ठीक है। और किससे परिचित थे? तो तांबा लोहा से परिचित नहीं थे, ठीक है, तांबा से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पन जो है किस धातु का सिक्का था? चांदी का सिक्का था, चांदी का सिक्का था, ठीक है। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन होता था? तो राजुक होता था। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? चाणक्य ने किया था। चाणक्य को जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु थे, ठीक है। और याद रखिएगा उनका जो है प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट है कि बीना बजाते हुए सिक्का किसने जारी किया था? समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रंथ में 16 महाजनपद की चर्चा है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपद की चर्चा है, ठीक है। ये जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी? कुरु की राजधानी थी। नेक्स्ट है कि कोसल महाजनपद किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। याद रखिएगा अयोध्या, अयोध्या जो है आप लोग सुने होंगे, अयोध्या यूपी में है। अयोध्या जो है किस नदी के किनारे है? तो सरयू नदी के किनारे है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अशोक का अभिलेख किस भाषा में है? तो प्राकृतिक भाषा में, प्राकृतिक भाषा में। नेक्स्ट है कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने ही किया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे है इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। नेक्स्ट है कि प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस राजा से है? समुद्रगुप्त से है। प्रियदर्शी किस सम्राट को कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। सब जो है VVI क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन और पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं करिएगा। क्लास में आप लोग पढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं तो इसका थ्योरी जो है ला देंगे हम, ठीक है। प्राचीन काल में प्रथम धर्म सुधारक के जो है रूप में पहचान किया जाता है अशोक को। अशोक जो है, अशोक को धर्म सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। और अशोक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। पहले जो है चलिए नेक्स्ट है कि मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो बिम्बिसार ने किया था। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बिम्बिसार ने, हाँ याद रखिएगा, बिम्बिसार ने किया था। देखिए बिंदुसार अलग है और बिम्बिसार अलग है, ठीक है।
बिम्बिसार ने जो है सबसे पहले कहा जाता है कि मगध पर अगर सबसे पहले किसी वंश ने शासन किया था तो वो है हर्यंक वंश। कौन है? हर्यंक वंश। और हर्यंक वंश की ही स्थापना किसने किया था? तो बिंदुसार ने किया था। ठीक है, बिंदुसार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध का प्राचीन राजधानी कहाँ है? तो राजगृह। राजगृह की स्थापना जो है बिम्बिसार को ही माना जाता है कि इसी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध का प्राचीनतम राजवंश कौन है? तो हर्यंक वंश। हर्यंक वंश की स्थापना किसने किया है? तो याद रखिएगा बिम्बिसार ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि पाटलिपुत्र को किस राजा ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी? उदयन। पाटलिपुत्र की स्थापना भी किसने किया था? उदयन ने किया था। नेक्स्ट है कि धम्म की शुरुआत किसने किया था? अशोक ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से किया जाता है? नेपोलियन से। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखिएगा 298 ईसा पूर्व श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हो गया था। ठीक है, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हो गया था और भूख प्यास से मतलब रह गए थे सन्यासी की तरह और ये जो है जीवन को त्याग दिए। ठीक है, जब थ्योरी पढ़ेंगे तो पूरा बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को। इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था? मेगास्थनी ने किया था। नेक्स्ट है कि किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोहित्र मतलब होता है कि नाती। ठीक है। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते हैं? महापीलुपति। ठीक है। निम्न में से महिला का अंत थी? मीरा, अंडाल, कराइल। महिला संत थी। ठीक है, अंत नहीं संत थी। तो मीरा थी, अंडाल थी और कराइल तीनों थी। ठीक है। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन कलिंग राज्य कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। याद रखिएगा। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक ने किया था। ठीक है। इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन है? हरिसेन। नेक्स्ट है कि चाणक्य भारत के किस शिक्षण संस्थान में जो है अध्ययन किया था? तक्षशिला में। आपको पता है कि तक्षशिला भी कहाँ है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। याद रखेंगे, पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित था? तो मगध में। 64 शक संवत की जो स्थापना किसने किया था? 64 कहाँ से? शक संवत की शुरुआत जो है कब मानी जाती है? तो 78 ईसा पूर्व मानी जाती, 78 ईस्वी मानी जाती है। ठीक है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मौर्य प्रशासन में समाहर्ता कौन था? तो राजकीय कर संग्रह अधिकारी था। मौर्य काल में जो है ब्रह्मादेह क्या था? तो भूमिदान था। ब्रह्मादेह क्या था? तो एक भूमिदान था। ठीक है। अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? बौद्ध धर्म था। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए जो है कहाँ भेजा था? तो सिंहली द्वीप पर भेजा था। याद रखिएगा, श्रीलंका। ठीक है, सिंहल द्वीप पर भेजा था, श्रीलंका भेज दिया था। अशोक जो है किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश। मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ था। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? पन्याध्यक्ष। मौर्य वंश की जो है राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। भारत की प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख कौन सा था? बोगज कोई अभिलेख। ठीक है। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज किस यूनानी शासक के राजदूत के रूप में जो है पाटलिपुत्र आया था? सेल्यूकस के साथ आया था, सेल्यूकस निकेटर के साथ। ठीक है। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है किस अभिलेख में है? तो 13वें शिलालेख में किया गया है। चीनी यात्री फैयान जो है किस शासक के काल में भारत आया था? विक्रमादित्य के समय में आया था। यानी फैयान जो आया था किसके समय में आया था? फैयान हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज जो है फैयान किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। माफ करिएगा, विक्रमादित्य जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय का उपनाम है। ठीक है, फैयान नहीं होगा, हर्षवर्धन नहीं, विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि मेगास्थनीज जो है किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ठीक है। मेगास्थनीज जो है किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किस अभिलेख में जो है सती का उल्लेख मिलता है? तो एरन अभिलेख। एरन अभिलेख जो है किस राजा से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो भानुगुप्त से संबंधित है। याद रखिएगा, भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है। सती प्रथा क्या होता है कि पति के मरने के बाद जो है जो उसकी पत्नी होती है उसको जो उसी पर जला दिया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक कौन से बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो उपगुप्त के समर्थन में आकर। ठीक है। राजगृह के जो है नगर वधु का नाम क्या था? सालवती। किसने लिखा? वास्तविक सुकर्म वह है जिसमें प्रजा सुखी तथा प्रसन्न हो। कौटिल्य ने लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। आर्यभट्ट जो है कहाँ की वासी थी? पटना यानी पाटलिपुत्र। ठीक है। आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे?
पटना के या फिर पाटलिपुत्र के रहने वाले थे। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? 3री शताब्दी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र कौन थे? ह्वेन-सांग हर्षवर्धन के समय में आया था। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के समय में आया था, याद रखेंगे। किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर जो है बीना बजाते हुए दिखाया गया है? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया था, खरोष्ठी लिपि। अशोक के जो है कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुआ है? तो 44 अभिलेख, याद रखेंगे। अशोक द्वारा जो है प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित था? श्रीलंका में। जीवक ने जो है वैद्य की शिक्षा कहाँ से पाई थी? तक्षशिला से। बौद्ध की शिक्षा कहाँ से पाई थी? तो पाई गई थी तक्षशिला से। ठीक है, जीवक कहाँ का रहने वाला था? राजगृह का रहने वाला था। जीवक की ख्याति किस रूप में किया गया है? तो वैद्य के रूप में किया गया है। अंगराज्य आधुनिक बिहार के किस जिला में स्थित है? तो भागलपुर। आपको पता है कि बिहार में जो 3 गो जो है मतलब मगध साम्राज्य के समकालीन था, तो एक था बज्जी, एक था मगध और एक था अंग। ठीक है, अंग महाजनपद। बिंबिसार का संबंध जो है किस राजवंश से था? हर्यंक वंश से। ठीक है, जरासंध का संबंध किस वंश से था? बृहद्रथ से था। तक्षशिला जो है किस राज्य में स्थित है? गांधार राज्य में था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। कालिदास जो है किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। कालिदास किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग जो है किस जनपद में सबसे पहले किया गया था? मगध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाणभट्ट की रचना जो है कादम्बरी में किस शासनकाल में जो वर्णन किया गया था? हर्षवर्धन के समय में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुप्त संवत कब और किसके दरबार में जो शुरू हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम के समय में हुआ था, 319 से लेकर 20 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि पंचतंत्र की रचना किसने किया था? विष्णुगुप्त ने किया था। नेक्स्ट है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है, और इसको ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। ठीक है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल जो है स्वर्ण काल कहलाता है? गुप्त काल। अर्थशास्त्र में जो है कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 8 प्रकार का। ठीक है, और 8 प्रकार का कौन है? तो ब्राह्मण विवाह, योग्य वर को आमंत्रित कर कन्यादान करना। ठीक है, मतलब पुरुष को बुलाकर जो है कन्यादान करना ही क्या है? तो वो होता है ब्राह्मण विवाह। ठीक है, जो सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें जो है महिला पसंद करती है कि कौन हमारा लायक है, ठीक है, कौन हमारे लिए नहीं। ठीक है, नेक्स्ट होता है कि देव विवाह। यज्ञ कराने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह ही क्या कहलाता है? देव विवाह होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आर्ष विवाह, यानी ऋषि को गाय बैल देकर कन्या का विवाह करना ही क्या है? तो आर्ष विवाह है। प्रजापत्य विवाह, यानी बिना दहेज या कन्या मूल के परिवार की रजामंदी से जो विवाह होता है ना, वो होता है प्रजापत्य विवाह, यानी बिना दहेज को जो विवाह करता है उसे क्या कहते हैं? प्रजापत्य विवाह कहते हैं। ठीक है, एक होता है गंधर्व विवाह, यानी प्रेम या रजामंदी से जो है विवाह होता है उसे हम क्या कहते हैं? गंधर्व विवाह कहते हैं। ठीक है, लव मैरिज होता है। नेक्स्ट है असुर विवाह, यानी कन्या का मूल यानी धन देकर विवाह, यानी दहेज लेकर जो विवाह होता है उसे असुर विवाह यानी राक्षस विवाह भी कहा जाता है। ठीक है, राक्षस विवाह यानी कन्या का हरण करके राक्षस विवाह होता है, परंतु असुर विवाह क्या होता है? तो कन्या से दहेज लेकर जो है ना, कन्या का मूल धन देकर विवाह, कन्या का मूल यानी एक सेकेंड, कन्या का हरण करके कन्या का मूल धन देकर जो विवाह किया जाता है वो होता है असुर विवाह। ठीक है, यानी दहेज लेकर सीधा तौर पर। पैशाच विवाह, यानी सोई हुई नशीली हालत में कन्या के साथ विवाह करना, वो पैशाच विवाह होता है। यानी कोई महिला को आप ज़बरदस्ती जो है नशीला वाला दवाई दे दिए, शराब उराब पिला दी और उससे जब विवाह कर लिए तो वो होता है पैशाच विवाह। कौन विवाह होता है? पैशाच विवाह होता है। भारत की सबसे प्राचीनतम लिपि कौन है? ब्राह्मी लिपि थी। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध जो है किस गुप्त शासक से है? समुद्रगुप्त से है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। कहाँ पे किया था? तो गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर किया था। ठीक है, यह था हमारा चैप्टर 2 का जो है 1 लाइनर रिवीजन था। ठीक है, और ये था, देखिए 1 लाइनर हमको रिवीजन के लिए लाया गया था, तो एक बार देख के आप सोचिए कि याद हो गया, नहीं होने वाला है। ठीक है, आप कम से कम इसको एक वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, थोड़ा फास्ट करके। ठीक है, और एग्ज़ाम के टाइम पर इसको ज़रूर देख के जाइएगा, आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर देखने को मिलेगा, पूरा फ़ायदा मिलेगा, कुछ ना कुछ नहीं। देखिए ये था चैप्टर 2 का। ठीक है, और इसके बाद जो है ये ऑब्जेक्टिव था, और इसके बाद जो है थ्योरी लाएंगे इसी का। ठीक है, थ्योरी एकदम आसान भाषा में पूरा समझाने का जो है प्रयास किया जाएगा। ठीक है,
तो कैसा लगा वीडियो, इसको एक बार देखने में आपको दिक्कत होने वाला है तो कम से कम 2 से 3 बार देखिए, ठीक है। आपका रिवीजन हो जाएगा। चैप्टर 2 का पूरा ऑब्जेक्टिव का जो है रिवीजन था ये, ठीक है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आपको अच्छा नंबर लाना है तो क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है 12th में ही आपको जो है काम आने वाला है। आप इसके बाद कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा, गवर्नमेंट एग्ज़ाम का, तो आपको जो है मतलब ज़्यादा समस्या नहीं होने वाला, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका बेसिक जो है बहुत तगड़ा रहेगा, ठीक है। और यही है बेसिक, जो इतना ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप पढ़िए, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसके बाद अगर आप 12th के बाद अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको जीके जीएस में कोई भी ज़्यादा समस्या होने वाला नहीं है, ठीक है। लिख लीजिएगा इस बात को, हमारे बात को, और आगे बताइएगा कि क्या हमने सही बोला था या गलत बोला था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर 2 ख़त्म है, इसके बाद इसका थ्योरी पढ़ लेंगे हम लोग, थ्योरी। और क्या ख़त्म है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, गुड नाइट, ठीक है।